एवरीवन, आज हम भारत के भौतिक स्वरूप चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तटीय मैदान। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे आइलैंड्स, यानी कि जो भी आइलैंड्स हैं हमारे इंडिया में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तटीय मैदान से कि भाई होता क्या है। देखिए बेटा, हम लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में ना। प्लेन्स सेम होते हैं, अब वो नॉर्दर्न प्लेन्स थे, वो उत्तरी मैदान थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? तटीय मैदान। भाई मैदान तो सेम होंगे, है ना, फ्लैट लैंड्स होते हैं मैदान, तो इसमें भी सेम सिचुएशन है कि मैदान सेम होंगे। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा था। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये वाला जो पार्ट है ना, जो उल्टा क्या बनाता है, ट्राइंगल बनाता है। अब इस ट्राइंगल में, यानी कि जो पेनिनसुलर एरिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, ये हमको पता है। दूसरी चीज, हमें एक और चीज पता है कि इसकी एक साइड क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, और दूसरी साइड क्या है, ईस्टर्न घाट है, लाइक दिस, है ना। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि जो कोस्टल एरिया है, ये जो मैदान है तटीय मैदान, इन दोनों लाइनों के बीच का, ये है तटीय मैदान, ये दोनों लाइनों के बीच का, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये पढ़ने जा रहे हैं हम। देखिए, क्योंकि यहां से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हिमालयन वाले चैप्टर में कि जब रिवर्स निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, माउंटेन्स को काटती हैं, है ना। काटती हैं तो उसके बाद क्या बनता है, नॉर्दर्न प्लेन्स इसलिए बना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स है, इनकी पीक्स को या इनको काटते हुए जाती हैं नदियां। जब नदियां इनको काटते हुए जाती है तब जाकर बनता है प्लेन एरिया, और इन्हीं प्लेन एरियाज को यहाँ पर हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन एरियाज, यानी कि तटीय मैदान, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है, हाँ, इसके अलावा क्या है कि ये जलोढ़ निक्षेपण के कारण ही पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था ना वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ऐसे ही क्या है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया और ईस्टर्न कोस्टल एरिया है। ये पढ़ा था ना वेस्टर्न घाट वाला एरिया, ये पढ़ा था ईस्टर्न घाट वाला एरिया। ऐसे ही ये सेम है, इसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये वाला जो पार्ट है, ये जो बीच में से जा रहा है, और इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। सेम किसकी तरह है? सेम है ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की तरह, क्योंकि ये उधरी साइड बन रहे हैं ना, इसलिए इनका जो नेम है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो इनके एरियाज की या लोकेशन के अकॉर्डिंग इनका नेम रखा गया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली जैसे हमने बाकी चीजों में पढ़ा कि वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल एरिया या प्लेन्स जिसको बोलेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। बता देती हूँ मैं, कहाँ है गुजरात और कहाँ है कन्याकुमारी। हाँ जी, ये वाला पार्ट गुजरात का, सॉरी एक सेकेंड, ये है गुजरात, ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है पूरा, ये गुजरात है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो है कन्याकुमारी। सबसे जो एंड पार्ट दिख रहा है दैट इज कन्याकुमारी, विच इज इन तमिलनाडु। तो ये जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात एंड एंड्स टू कन्याकुमारी, ठीक है। ये गुजरात से स्टार्ट होता है और इसका जो एंड होता है वो कन्याकुमारी पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर है। अब ये भी देख लेते हैं भाई, मुहाना क्या होता है? मुहाना वो होता है जहां पर से कोई भी रिवर किस में मिलने वाली हो, समुद्र में, यानी कि ओशन में मिलने वाली हो, उसे बोलते हैं मुहाना, ठीक है। अब ये देखो, ये ऊपर वाली जो रिवर है ये है नर्मदा रिवर और ये है ताप्ती रिवर। ये दोनों के मुहाने पे, हमने पॉइंट पढ़ा ना कि मुहाने पे सबसे ज्यादा चौड़ा है। तो देखिए यहाँ पर कहीं चौड़ा नहीं है ये वाला एरिया, लेकिन ये देखो सबसे ज्यादा क्या है, चौड़ाई इसकी कहाँ पर है, जहां पर ये दोनों के दोनों समुद्र में जाके मिलती है, नर्मदा एंड ताप्ती। बाकी देखो इनकी चौड़ाई कितनी कम है ना, साफ साफ दिख रहा है, मैप के थ्रू हम साफ साफ देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो कहां पर है, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। अब ये भी क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए, गुजरात से लेकर और ये गोवा तक है, यहां तक ये पूरा पार्ट क्या है, कोंकण तट कहलाता है। दूसरा पॉइंट, गोवा से लेकर और मैंगलोर तक का जो पार्ट है
दैट इज कॉल्ड कन्नड़ तट। और मैंगलोर टू तमिलनाडु यानी कि कन्याकुमारी तक जो भी पार्ट है उसको बोलते हैं मालाबार तट। और मालाबार तट का जो मेन एरिया है वो केरला को कवर करता है। यहाँ पर केरला है ना, इसको ज्यादा कवर करता है मालाबार तट। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन? हमारा जो पश्चिमी तटीय मैदान है। फर्स्ट इज कोंकण तट जो कहां से शुरू है? गुजरात टू गोवा। सेकेंड वन इज कन्नड़ जो शुरू है गोवा टू मैंगलोर। एंड थर्ड वन इज मालाबार तट मैंगलोर टू कन्याकुमारी। ये तीनों पॉइंट्स हम उसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज है कि जो मालाबार तट है उस पे लैगून झीलें पाई जाती हैं। बताती हूँ मैं लैगून झीलें क्या होती हैं। ये इमेज सबको शो हो रही होगी। देखिए बेटा, लैगून झील क्या होती है? ये हमेशा ओशन के पास बनती है, लेकिन ये समुद्र में नहीं होती। इसके जो आसपास का एरिया होता है वो लैंड एरिया होता है और उसके बीचों बीच ये बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समुद्र में नहीं है तो इसमें समुद्री पानी नहीं आएगा। आता है। कैसे आता है? वेव्स वगैरह आती हैं, तो इसीलिए ये जो लेक्स होती हैं इनमें समुद्र का पानी तो आता है, लेकिन ये समुद्र में नहीं होती, उसके बगल में होती है, किसी ना किसी लैंड एरिया के पास में होंगी ये, ठीक है। जैसे हमारी चिल्का लेक है वो भी लैगून लेक है। और ये कैसी होती है? यहाँ पर कैसा होता है? खारे पानी की झील होती है, समुद्र के पास है ना, तो इसलिए यहाँ पर मीठा पानी नहीं होता है, यहाँ पर खारा पानी होता है नमक की वजह से। ये होती है लैगून लेक। और जो हमारा केरल वाला पार्ट है उसमें लैगून लेक्स बहुत ज्यादा है ना, दे भी रखी हैं, 2 दी हुई हैं। वेमनाड और अष्टामुदी जो लेक है वो क्या है? यहाँ पर इनका एग्जाम्पल है लैगून लेक्स का, और ये केरला में है। अच्छा, एक और चीज है कि केरला में लैगून लेक्स को हम क्या बोलते हैं? कयाल नाम बोलते हैं। उनकी लोकल लैंग्वेज होगी, हर जगह का अपना अलग होता है ना, तो उनकी लोकल लैंग्वेज में क्या है? इसको कयाल बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, ये पश्चिमी किनारा कगारनुमा होता है, अर्थात इसका ढाल अत्यंत तीव्र होता है। तीव्र के कारण ये क्या करती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। बताती हैं एस्चुरी क्या होती है। देखिए, आप लोग 7th क्लास में डेल्टा के बारे में पढ़ चुके होंगे कि डेल्टा क्या होता है कि जब नदी क्या करती है, नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो उससे पहले क्या करती है बेटा? वो अलग अलग क्या होते हैं? उसके पार्ट्स हो जाते हैं। मतलब एक ही रिवर है, ये सपोज ये रिवर है, इसके बाद वो क्या होता है? नदी में मिलने समुद्र में मिलने से पहले वो क्या करेगी? वो यहां से अलग अलग उसकी क्या है? धाराएं निकल जाती हैं। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ये जो बीच वाला एरिया होता है ये बनाता है लैंड, ठीक है। जितनी भी रिवर कहां जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, वो सारी की सारी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि रिवर जब ओशन में मिलने वाली होती है उससे पहले वो अलग अलग क्या होती है? धाराएं बना लेती हैं। वो एक साथ नहीं जाती, सेम फ्लो में, जिस फ्लो में वो आई थी वैसे नहीं जाती, अलग अलग धाराएं बनाती हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा। और मतलब वहां पर एक लैंड बनता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। इसके जस्ट अपोजिट होता है एस्चुरी। एस्चुरी हिंदी में भी इसको ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में भी इसको ऐसे लिखेंगे। एस्चुरी में क्या होता है कि वो रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है। ए बी मतलब एएस मतलब है अरेबियन सी। जो रिवर्स अरेबियन सी में गिरती हैं वो क्या करती हैं? वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। वो क्या होती है? एक तो वो चौड़ी होती है, दूसरी चीज क्या है? वो सीधा जाके किस में चली जाती है? समुद्र में चली जाती है, और इसी को बोलते हैं एस्चुरी। जब रिवर अपने एंड पॉइंट पे भी क्या है, जहां से वो निकली है वैसे की वैसी, और एंड पॉइंट पर जाके भी वो डायरेक्ट गिर जाती है कहां? ओशंस में, उसको बोलते हैं एस्चुरी। जबकि डेल्टा में क्या होता है कि रिवर क्या करती है? एंड पॉइंट यानी कि समुद्र में मिलने से पहले वो बहुत सारी धाराओं में डिवाइड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है। ये आगे भी काम आएगा जब हम पूर्वी घाट पढ़ेंगे, पूर्वी तटीय मैदान पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीज है। तो ये हो गया एस्चुरी। देखो इसमें रिवर्स भी दे रखी है, कौन कौन सी रिवर एस्चुरी बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, सारावती, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, ये सारी की सारी जो रिवर्स है छोटी छोटी रिवर्स हैं। ये दोनों तो बड़ी हैं, नर्मदा एंड ताप्ती, लेकिन ये जितनी भी है बाकी सारी रिवर्स ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, और ये अरेबियन सी में गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदी के डेल्टाओं से होता है, ये मैं अभी समझा चुकी हूँ, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, है ना। ये देखो यहाँ पे नदी का डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे बताया भी पिक्चर में शो किया हुआ है।
पहला बना ये, दूसरा बना ये, तीसरा बना ये नदी डेल्टाओं से बना है ना, बीच में लैंड बन रही है, तो इसका जो कोस्टल एरिया है वो नदी डेल्टाओं से बना हुआ है ज्यादातर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड पॉइंट ये है इसमें कि ये कहां पर ज्यादा चौड़ा है, हमने वो पढ़ा था कि वो ताप्ती और नर्मदा के एंड पे ज्यादा चौड़ा है, मुहाने पे ज्यादा चौड़ा है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये कहां पर, ये तमिलनाडु वाले एरिया में देख रहे हो, ये सबको पता है ये तमिलनाडु है, मैप सबको आता होगा 9th क्लास में, है ना, ये तमिलनाडु वाला एरिया है और यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा चौड़ा है कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान, सबसे ज्यादा चौड़ा तमिलनाडु में है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, इसमें और क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। हाँ जी, इसके अलावा बेटा इसकी जो चौड़ाई है वो तमिलनाडु राज्य में, ये हम पढ़ चुके हैं। हुगली नदी के से लेकर कन्याकुमारी तक है, ये ऊपर हुगली यानी कि वेस्ट बंगाल से लेकर और नीचे कन्याकुमारी तक है, वो वाला भी सेम था, वो वाला गुजरात से कन्याकुमारी तक था और ये वाला किधर से है, वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि उड़ीसा के तटीय मैदान को उत्कल तट भी कहते हैं और उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, वो जो वो वाला एरिया है। अच्छा एक मिनट, एक चीज और थी, हाँ चलो बता देती हूँ। हाँ जी, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बेसिकली थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइडेड था, ये वाला एरिया भी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज उत्कल तट, सेकंड वन जो उड़ीसा के नीचे वाला पार्ट आता है उत्तरी सरकार इसको हम बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज कोरोमंडल। कोरोमंडल जो आता है वो तमिलनाडु वाले पार्ट में आता है। तो ये सबको लर्न होना चाहिए, दोनों तरफ 3-3 क्या है इनके डिवीजन किए हुए हैं ताकि हम इनकी अच्छे से स्टडी कर सके बेसिकली, ठीक है, अलग अलग नाम दे दिए गए। इसके अलावा ये नदियां डेल्टा बनाती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उड़ीसा में उत्कल तट और आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के भूभाग को उत्तरी सरकार बोलते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल बोलते हैं और पूर्व तटीय मैदान पर भी कुछ लैगून झीलें, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील, इसके बारे में सब जानते हैं, और आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील, ये दोनों झीलें जो हैं ये लैगून झील है, और लैगून झील भी मैं बता चुकी हूँ आपको पहले कि क्या होती है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बेटा तटीय मैदान जो थे ये फिनिश हो गए। लास्ट टॉपिक है हमारा भारत के कुछ मुख्य द्वीप समूह यानी कि आइलैंड। सबसे पहले है लक्षद्वीप एंड सेकंड वन इज अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये मैप क्या है, ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये सारा का सारा लक्षद्वीप है, ये पूरा एक आइलैंड है और ये पूरा एक आइलैंड है। ऊपर वाला पार्ट इसका अंडमान है, नीचे वाला पार्ट निकोबार है, ठीक है। चलिए अब द्वीप में पढ़ते हैं इसे एक एक करके। फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यह द्वीप समूह भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी जो लोकेशन है मैं एक बार मैप में दिखा दूं आपको, इसकी जो लोकेशन है वो किधर है, इधर की साइड है, बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे बना हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके जो भी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जबकि जो लक्षद्वीप है वो मालाबार तट के पास है, ऐसे ऐसे ये डॉट्स में छोटे छोटे आइलैंड है, इसमें सबसे छोटा आइलैंड है ये, ठीक है। तो ये डॉट्स में है और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो भाई फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर है, वो हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि यह द्वीप समूह आकार में बड़े और संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। हम इस मैप में देख सकते हैं कि ये कैसा है, ये बड़ा है, देखो इससे कंपैरिजन करो, ये बिल्कुल बड़ा है, देखो कितना बड़े बड़े लैंड्स है इसमें, है ना, और बहुत सारा है, बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक साथ कंबाइंड है, ऊपर की तरफ अलग है, नीचे की तरफ अलग है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा है और बिखरा हुआ है। यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, जिन पर क्या होता है, सेंटर का रूल होता है, सेंटर का कंट्रोल होता है, सेंटर के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये हम वैसे सिविक्स में पढ़ेंगे, मे बी क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। यह द्वीप निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। अब बताती हूँ क्या बता रहे हैं। हाँ जी भाई, एक बार आप रिकॉल करो हिमालय वाला चैप्टर। हिमालय में हमने क्या पढ़ा था कि हिमालय वाला भाई ये पार्ट है हिमालय का, है ना, ऐसा कुछ फॉर्मेशन है हिमालय का, और यहाँ पे आके हिमालय मुड़ जाते हैं, ठीक है। मुड़ जाने के बाद क्या हो जाएंगे, वो गायब तो नहीं हो जाएंगे, है ना, आगे भी तो कंटिन्यू होगा। तो ये जो आइलैंड, ये जो अंडमान निकोबार वाला आइलैंड है, ये हिमालय का ही पार्ट है, ये हिमालय से टूटकर बना है। जब नीचे वाली चीजें हमने पढ़ी है ना कि विंड्स की वजह से या फिर रिवर्स की वजह से क्या होता है कि नीचे वाले जो हिस्से हैं वो कटते रहते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो क्या हुआ, धीरे धीरे करके पानी के पास आ गया। ये हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन ये पानी के पास आ गए थे, इसलिए ये बाद में क्या बने, ये बाद में बने आइलैंड्स,
ठीक है, ये कहीं अचानक से नहीं आया कि समुद्र में कोई लैंड बन गई अचानक से, ऐसा नहीं है। ये किसका पार्ट था, ये हिमालय का पार्ट था और इसका फॉर्मेशन उसी से हुआ है बेसिकली। तो ये वही बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, पीक्स बनी हुई है, चोटियां हैं इस वाले आइलैंड में। हाँ जी, नेक्स्ट है कि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसी द्वीप के बैरन द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर एक बैरन आइलैंड है, यहाँ पर क्या है, एक्टिव है, वॉल्केनो जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। एक होता है इनएक्टिव, एक होता है एक्टिव। तो ये कहाँ पर है, जो इसका बैरन आइलैंड है वहां पर स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगल वाला प्रदेश है। आप बताते हो विषुवत क्या होता है, वैसे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे भाई। ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है। ये क्या है, 0 डिग्री है, सबको पता है। इक्वेटर हिंदी में बोलते हैं विषुवतीय रेखा। अब देखिए बेटा इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। शायद ये 6 डिग्री 4 मिनट पे है, 6 डिग्री 4 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट ऐसा कुछ है, इसकी डिग्रीज हैं। तो ये किसके पास हुआ, 0 के पास हुआ ना। 6 0 से कितनी दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए जो यहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा है, विषुवतीय है। यानी कि भाई इक्वेटर में कैसा क्लाइमेट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सन क्या होता है, डायरेक्ट पड़ता है और रोज बारिश भी होती है, ठीक है। क्योंकि इवेपोरेशन की वो हो रहा है ना, प्रोसेस हो रहा है, तो बादल भी रोज बन रहा है, रोज बारिश हो रही है, प्लस गर्मी भी रोज हो रही है। तो इसीलिए जो हमारा अंडमान वाला पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है। आप कभी भी चले जाओ, सर्दियों में चले जाओ, गर्मियों में चले जाओ, एनी टाइम, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, वेजिटेशन भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारे जंगल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और वनस्पतियां भी बहुत सारी हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो हमारा लास्ट आइलैंड है, मेन 2 ही आइलैंड है हमारे। तो लक्षद्वीप समूह प्रवाल जीवों से निर्मित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा आइलैंड है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। अब देखो प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, इनको कोरल बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए बेटा ये क्या होते हैं, एक छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कहां पर पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं समुद्र में, ठीक है। अब देखो इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये देखो अलग अलग टाइप के हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं अपनी बॉडी से, जिसकी वजह से क्या है, ये आपस में चिपके हुए होते हैं। जो इनके डेड सेल्स होते हैं वो आपस में चिपकते हैं, ठीक है। अब देखो बताती हूँ मैं कैसे बनता है ये आइलैंड। भाई ये क्या है, हम सबको पता है, 7th में पढ़ा हमने कि ओशन के नीचे क्या होता है, कोई भी पानी है उसके नीचे क्या होती है, एक लैंड होती है। लैंड तो सब जगह होगी ना, उसमें क्या भरा है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, लैंड में ये भरा हुआ है पानी, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो होते हैं ना प्रवाल जो होते हैं, कोरल्स जो होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होते हैं। यहाँ पर इकट्ठा हुआ, इसके ऊपर भाई इनको बेस मिल गया ना, लैंड मिल गया इनको बेस, फिर ये ऐसे चिपकता हुआ जाता है, ऐसे ऐसे फॉर्मेशन बनाता है। अलग अलग शेप्स होती हैं, ये शेप्स दी हुई है मैंने, अलग अलग शेप्स है। ऐसे ऐसे करके ये क्या करता है, धीरे धीरे पानी से ऊपर उठ जाता है। पानी से ऊपर उठने के बाद इसकी फॉर्मेशन रुक जाती है जब ये लैंड बना देता है। इस तरह से पानी के अंदर ये जम गया, ठीक है, पानी से ऊपर आ गया और ऐसे आपस में चिपके हुए हैं, इसी को बोलते हैं प्रवाल द्वीप। जब ये क्या करते हैं, पानी से ऊपर आ जाते हैं धीरे धीरे फॉर्म होते हुए, तो ये क्या है, एक मतलब वो बना लेते हैं, एक बेस बना लेते हैं, एक हार्ड बेस बना लेते हैं जिसमें रह सकते हैं हम, ठीक है। काइंड ऑफ जैसे प्लेन एरियाज होते हैं ना, उस टाइप का बना लेते हैं, तो इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, इसमें रह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वही है, ये किससे मिलकर बना है, प्रवाल जीवों से मिलकर बना है, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ऐसा ये अकेला द्वीप नहीं है, और भी बहुत सारे द्वीप हैं। लक्षद्वीप हमारे पास है इसलिए हम लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया का पार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है, बहुत सारे आइलैंड थे, छोटे छोटे आइलैंड थे, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। तो इसलिए क्या है, पहले इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था, बाद में इसका नाम लक्षद्वीप समूह रखा गया। देखो अलग अलग है ना, सारे के सारे बिखरे हुए हैं। तो फिर बाद में क्या है, इसको एक ग्रुप में डाल दिया गया, इसको बोल दिया गया कि ये सारा का सारा क्या है, ये लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाएगा। कब, 1973 में, इससे पहले नहीं था। इससे पहले ये सारे अपने अपने अलग अलग नाम से जाने जाते थे। किसी को मिनिकॉय बोला जाता था, जो भी इनके नाम है, किसी को इसमें नाम नहीं दे रखे, मिनिकॉय वगैरह अच्छा दिए हुए हैं, लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमनद्वीप, सबके अलग अलग नाम थे। बाद में इसको क्या कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। यह अरब सागर के केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। मैं स्टार्टिंग में लोकेशन बता चुकी हूँ। इसका विस्तार 8 डिग्री पे है, हमने अंडमान का पढ़ा 6 डिग्री 4 मिनट पे, ये कितना है, 8 डिग्री पे है, ठीक है। ये छोटे प्रवाल से बना है और इसकी कैपिटल जो है वो कवरत्ती है। अच्छा, एक और मेन पॉइंट है इसमें कि यहाँ पर एक और द्वीप है लक्षद्वीप में, पीटली द्वीप। छोटे छोटे बने हुए ना, ये अलग अलग बने हुए, जो ये अलग अलग बने हुए हैं, इन्हीं में से
द्वीप है पीटली द्वीप। अब इसकी देखो बेटा क्या विशेषता है कि यहाँ पर जो है वो ह्यूमन बींग्स नहीं रहते, इसको प्रिजर्व कर दिया गया है। किसके लिए? बर्ड्स के लिए। बर्ड सेंचुरी बना दी गई है सो दैट वो लोग भी सर्वाइव कर सके। भाई आप लोगों को पता है कि जहां भी ह्यूमन बींग्स जाते हैं, जहां ह्यूमंस की इंटरफेरेंस होती है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पीटली द्वीप को या पीटली आइलैंड को बर्ड्स के लिए क्या कर दिया है? प्रिजर्व कर दिया है और यहाँ पर क्या है? बर्ड सेंचुरी बनाई है। तो यहाँ पर जो रिसर्च करने के लिए जाते हैं वो जाते हैं बस, बाकी कोई यहाँ पर घूमने फिरने नहीं जा सकता, ये उन्हीं के लिए प्रिजर्व है। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। इसका लास्ट टॉपिक है जो मैंने पीपीटी में नहीं डाला है। लास्ट टॉपिक ये है कि जो हमने इतने सारे फीचर्स पढ़े, भौतिक स्वरूप पढ़े, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले माउंटेन। भाई माउंटेन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? अगर माउंटेन नहीं होते तो हमें क्या है? ग्लेशियर्स भी नहीं होते, हमें पानी नहीं मिल पाता। सेकंड थिंग है कि नॉर्दर्न प्लेन्स, अगर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं होते तो क्रॉप्स कहाँ ग्रो होती, कहाँ लोग रहते, है ना? तो इसकी वजह से हमें फूड क्या है? अवेलेबल नहीं हो पाता। थर्ड थिंग हमने पढ़ी पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, उसमें क्या होता? अगर वो नहीं होता तो हमें खनिज कहाँ से मिलते? हमने पढ़ा था ना कि सबसे ज्यादा खनिज जो है वो इसी वाले पार्ट में पाए जाते हैं, मतलब प्रायद्वीपीय वाले पार्ट में। एंड फोर्थ है कोस्टल एरियाज प्लस आइलैंड। अगर ये नहीं होंगे तो हम क्या है? सी रूट से ट्रेड कैसे करेंगे? तो ये सारे के सारे जितने भी इंडिया में ये पाए जाते हैं भौतिक स्वरूप है यानी कि फिजिकल फीचर्स हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसको सभी बच्चे रिवाइज कर लेना। अगर नहीं समझ आता बार बार वीडियोस देखिए। इसके अलावा मैंने पीपीटी सबको ही प्रोवाइड कराई है। थैंक यू क्लास।